हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि मैट्रिक का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो मैंने सोचा एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का हो। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि 40 मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव से आने हैं। जो ऑब्जेक्टिव कर लिया उसका फर्स्ट डिवीज़न 80, 90 आने तय। स्कूल टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, ये जितने होते हैं इनके 40 जो मार्क्स है 40 में से 40 करके आते हैं। अब रही बात ये 40 नंबर आएँगे कैसे? आप ऐसा नहीं है कि 1 साल जो पढ़े हैं वो उस एग्ज़ाम के दिन आ जाएगा। उसके लिए आपका जो लास्ट का मंथ का जो रिवीजन है या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ के गए हैं या रट के गए हैं वही आने हैं। उसके लिए हमें वो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि टॉपिक तो काफ़ी है। एक बुक के अंदर काफ़ी टॉपिक है। हम वो कौन-सा टॉपिक पढ़ें जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। तो जैसे कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, पिछले जो पहले पूछा हुआ है, उसको हम देख लें, उसमें से खंगाल के निकाल लें। अभी एग्ज़ाम में इसलिए मैंने ऐसा जो क्वेश्चन्स हैं लाया है ताकि एग्ज़ाम में वो आते रहते हैं या आए हुए हैं। आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। मैं अपना इंसिडेंस बताता हूँ। 2010 की बात है जब मैं भी मैट्रिक का एग्ज़ाम देने गया था। उसमें एक क्वेश्चन आया था, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? तो मेरा एक दोस्त था, बगल में ही बैठा था। वो लिखा कि जो वर्षा गाँव में होती है उसे अम्ल वर्षा कहते हैं और शहरों में है तो उसे क्षार वर्षा कहते हैं। मैंने कहा ये ऐसे नहीं हो सकता, ये गलत है। तो बोला ठीक है, तो मत लिखो इसमें से। अब मुझे भी नहीं आ रहे थे, दिक्कत ये था मैं इधर-उधर हाथ-पैर मारे, कहीं नहीं मिला। फिर फाइनली जब लास्ट के 15 मिनट बच गए, भाई दे, वही मैं लिखूँ। तो फाइनली वही लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप क्यों ना पहले वो क्वेश्चन देख लो जो आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त बंधु हैं उनको भी पता चल जाए क्या क्वेश्चन है, वो भी अच्छे मार्क्स लाएँ। नहीं तो उनको मार खाने से कौन बचाएगा जब पेपर में फर्स्ट या सेकंड डिवीज़न में नहीं नाम होगा। ओके, शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन से वो 40 जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ इसी चैप्टर से। और ऐसे ही मैं सीरीज 1-2 लाऊंगा जिसमें सारे आपके साइंस के हो जाएंगे और एक सीरीज लास्ट में ये भी लाऊंगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से। तो पहला चैप्टर जो हमारा भौतिकी का है, प्रकाश का प्रवर्तन। जैसे कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रकाश का प्रवर्तन, ये चैप्टर हो गया प्रकाश का प्रवर्तन। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रकाश किसका रूप है? अब प्रकाश किसका रूप है इसका हम एग्जाम्पल पर समझ सकते हैं। जैसे प्रकाश जब आती है ठंडियों के दिनों में, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब हम धूप में जाते हैं तो हमें गर्मी फील होने लगती है। उसका मतलब क्या हुआ कि उसमें ऊर्जा है। दूसरी बात यह है कि जो पेड़ पौधे हैं उनका खाना कहाँ से मिलता है? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कैसे करते हैं? सूरज की किरणें जब आती हैं उसे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उससे ऊर्जा मिलता है। तो हमारा आंसर यही है, ऊर्जा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश गमन कैसे करती है? इसका सीधा है, आप रात में उठो और टॉर्च मारो। अब ये नहीं किसी को मुंह पे मार दो फिर वो उधर से कुछ और मारेगा। तो कैसे जाती है? सीधे जाता है ना, फॉरवर्ड। तो वो हो गया प्रकाश। तो इसमें आंसर क्या होगा? प्रकाश सीधी रेखा से जाती है, जैसे कि हम देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? उदाहरण के तौर पर समझते हैं। आपको पानी मान लो घुटने तक भरा है, उसमें दौड़ा दिया जाए और एक खाली रोड पे दौड़ा दिया, आप किस में तेज भागोगे? आप तेज भागोगे रोड पे, क्योंकि पानी में दिक्कत होगी चलने में। वही बात ये है, यहाँ ये बोला प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात। निर्वात में ना हवा ना पानी, तो कोई प्रतिरोधी नहीं होगा, तो उसमें प्रकाश की चाल सबसे तेज होगी, तो निर्वात। अब जस्ट उल्टा, मान लो प्रकाश का चाल कांच में ले जाए, कांच में टॉर्च मारो, तो वहां पे प्रकाश की चाल सबसे कम होगी निर्वात की अपेक्षा। तो 3 का ए हो गया। चौथा क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? आप याद कीजिए प्रकाश के नियम। जब कोई दर्पण से टकरा के पुनः उसी माध्यम में चली जाती है तो क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम पढ़े हैं,
पहला तो यहाँ यही नियम है। दूसरा यह क्या, प्रकाश का आपतन, प्रवर्तन, अभिलंब तीनों एक ही तल में, वो दूसरा नियम। यहाँ ये पहले नियम की बात कर रहे हैं। पांचवा है प्रकाश की चाल कितनी होती है। देख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान देने वाली बात है कि जो एग्जाम में आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, किसी में दे देगा किलोमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ यही चीज ध्यान देना है कि मीटर है कि किलोमीटर। छठा है प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, तो रोमन ने दिया था। इन्होंने प्रकाश की चाल सबसे पहले खोजा था। उसके बाद है प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। ये सबसे समझने वाली बात है। आप मान लो एक रस्सी है, रस्सी को आप दीवार में बांध लो और उसे पकड़ कर थोड़ा दूर तक आओ और उसे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करो, तो वो एक लाइन बनाएगी। ठीक, वो एक ऐसी लाइन बनाएगी जैसे कि हम देख सकते हैं स्क्रीन में। और दूसरा क्या है कि स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग को आप दबा के छोड़ दो तो वो एक जगह दब जाएगी कि छूटेगी, दब जाएगी थोड़ी। तो ये दो प्रकार की चाल होती है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य। आप जैसे देख सकते हैं कि पहला ऊपर वाला अनुप्रस्थ है, नीचे अनुदैर्घ्य। हमारा राइट आंसर है अनुप्रस्थ। प्रकाश एक तरंग के रूप में चलती है। जब हम आगे 12th क्लास लूँगा तो उसमें आपको बताया जाएगा प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में है। जैसे प्रकाश के दो नेचर होते हैं, तरंग भी और आपका नॉर्मल चाल भी। अब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे इसी में दो भाग में पढ़ जाता है। इसे आप आगे पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स आपको 12 में मिलेगा। अब 8वां क्वेश्चन, किसी वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। जो वस्तु का अपना प्रकाश होता है, जैसे मोमबत्ती, सूर्य, ये क्या है, प्रदीप्त, प्रदीप्त, दीप्त देता है तो उसे प्रदीप्त करेंगे। जस्ट ऊपर जैसे चांद, किताब, इसका अपना प्रकाश नहीं होता है, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोले अदीप्त। मैं इसलिए होना नहीं होना दोनों इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है क्वेश्चन इसका उल्टा आ जाए, बात तो वही है। अब पढ़ेंगे 9, जिस वस्तु का प्रकाश, देखो अगला क्वेश्चन आ गया, जैसे बुक का मैंने एग्जाम्पल दिया था, अदीप्त। जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है अदीप्त होता है, जिसका प्रकाश होता है प्रदीप्त होता है। अब आता है वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं। एक बिंदु से निकलती हैं और फैल जाती हैं तो उसे हम क्या करेंगे। अब जैसे मान लो इसका यूज क्या है, हम अपने घर में आप देखोगे जैसे हमारी जो कार है, बाइक है, उसमें हेडलाइट लगा होता है। हेडलाइट का क्या काम होता है, एक छोटा सा बल्ब होता है और पूरा फैल जाता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये वही चीज का उदाहरण है। मने प्रकाश को वो फैला देता है, उसे बोलेंगे अपसारी। आज जो प्रकाश को एक जगह लाएगा उसे बोलते हैं, इसके उल्टा जस्ट अभिसारी। ठीक है, जैसे इसके उल्टा आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रकाश आएंगे और एक जगह आ जाएंगे, वो हो गया अभिसारी, उल्टा अपसारी। आगे अगला क्वेश्चन, अभिसारी अपने बताया था मैंने कि सारे लाइटें किसी एक बिंदु पे मिलती हैं, वो अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब हम आगे के पढ़ेंगे किरण पुंज, जैसे आपने पढ़ा होगा किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, एक अभिसारी, एक अपसारी, एक समानांतर। तो 2 चीजें तो जान गए, समानांतर में कुछ नहीं, जो सीधा सीधे उसे समानांतर। जैसे कि लेजर लाइट जो आप ऑर्केस्ट्रा में मारते होगे, लेजर लाइट अगर देखोगे तो एकदम सीधा जाता है। 12 नंबर जैसे आई क्या, समांतर किरण पुंज, यहाँ पे समांतर किरण पुंज। 13वां है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। जैसे मैंने बताया था अभी, प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला क्या, मान लो कि ये एक दर्पण है, प्रकाश एक आएगा और फिर लौट के वापस जाएगा, ये आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और इस पर ये खींचा अभिलंब। तो आपतित किरण प्रवर्तित किरण के बराबर होगा, जिस कोण से किसी समतल पे आता है उसी कोण से वापस जाएगा। और
दूसरा नियम ये बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, माने 1 नंबर, 2 नंबर और तीसरा अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होता है। आप देख लो, ये तल एक है, ये दूसरा तल है। घर में हमारे जो शीशा होता है पीछे से रंगा होता है कि नहीं, तो जो पीछे वाला है दूसरे साइड का तल है, ये पहले तल का तल है, तो ये सारी चीज एक ही साइड होता है। अब चौथा है 14 नंबर, आपतन कोण किसके बराबर होता है। जैसे हमने बताया कि जितना कोण ये बनाएगा आने में, उतना ही कोण बनाएगा जाने में। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और ये हो गया अभिलंब, ये तीनों एक तल में हो जाएंगे तो प्रकाश के परावर्तन का ये दूसरा नियम हो गया। अब यहाँ पे उसी पे क्वेश्चन भी आ गया, यदि आपतन कोण 16 डिग्री हो तब बताओ क्या होगा। ये कमेंट करके बताओ। आंसर तो वैसे मैं दे ही दूंगा, बट कमेंट करके बताया जिससे पता लगे आप थोड़ा एक्टिव है। उसी के बराबर होगा, मतलब आई बराबर आर। तो हमारा आई दिया है 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब 16वां नंबर, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। बारिश के दिन में आपने देखा होगा कि वही जो सूरज के किरण हमें उजला प्रतीत होती है, बारिश के दिन में रेनबो बनता है। कैसे बनता है तो वो आगे की क्लासों में पढ़ेंगे कैसे बनता है। सबका चाल अलग होता है, तंत्र अलग होता है, इस कारण से वो जैसे बारिश की बूंदों में जाती है तो बिखर जाती है, तो चाल भी अलग अलग है, तो इसका अलग अलग बन जाती है कलर में। अगर हम देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने रंग हैं, जैसे 7 है, कौन कौन रंग है। तो एक इसका ट्रिक है, ट्रिक है बैजानिह पीनाला। बैज मतलब बैगनी, जा मतलब जामुनी, नी मतलब नीला, ह मतलब हरा, पी मतलब पीला, ना मतलब नारंगी, ला मतलब लाल। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हो गया। तो ट्रिक क्या हुआ, बैजानिया पिनाला, ये हो गया इसका सोच। अब 17 नंबर है, वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है। अब सोचो, छोटी वस्तु को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म। अगर हम सूक्ष्म को बड़ा करके देखें तो जिससे हम देखें उतने दर्शी, तो सूक्ष्म छोटा चीज जिसे हम देखें दर्शी, तो इसी से हो गया सूक्ष्मदर्शी। ये जैसे लैब में हम जाते हैं टेस्ट कराने ब्लड ब्लड, तो क्या इसी से तो देखा जाता है। अब इसका एक जस्ट उल्टा आया, वह यंत्र जिससे दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है। दूर से वस्तु मतलब मान लो कि अब इतना दूर की नहीं कि अपने घर से बैठोगे और जहाँ क्वेश्चन सेट हो रहा है वो देख लेंगे उसके लिए सीधा चाहिए होगा। तो दूर की वस्तु का मतलब ये हुआ खगोलीय पिंड, जिसके रास्ते में अवरोध ना हो। तो नाम से ही है दूर और दर्शी, मतलब देखना, दूर की वस्तु को देख लें। अब 19वां नंबर है हमारा, जिस दर्पण का परावर्तन सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं। हम घरों में जो शीशा लगता है वो तो बराबर होता है, लेकिन आप कल्पना करो कि शीशा मुड़ के आगे की तरफ हो और पीछे जो पुताई है उसी शीशा को अगर मोड़ दे हम कैसे भी करके, तब की बात कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। जस्ट इसका उल्टा, जिसका अंदर के तरफ मुड़ा वो हो गया अवतल दर्पण, और जो बराबर हो जैसे हमारे घरों में होता है वो होता है समतल दर्पण। अब इस पे भी क्वेश्चन आएगा कि उत्तल दर्पण का क्या उपयोग होता है, समतल दर्पण का क्या उपयोग है और अवतल दर्पण का क्या उपयोग है। तो हम आगे पढ़ते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, जैसे कि मैंने अभी बताया, वो होता है अवतल दर्पण। उसके बाद जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण।
हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए क्योंकि मैं 1 साल की चीज़ है, उसका निचोड़ इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सबको साथ में लिया जाए। मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास। इसी नारे के साथ हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिनको लगे धीरे हो रहा है, थोड़ा अपने स्पीड में जाके 1.25 या 1.5 करके जल्दी-जल्दी देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग किसी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है? अब छोटा और सीधा ये बनता है उत्तल दर्पण में। जैसा कि मैंने एक फोटो लगाया है, ये कार का लुकिंग ग्लास या साइड मिरर है। इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि ये दूर से आ रही है, मान लो कि हमसे काफ़ी पीछे हो, वो भी दिखे और वो सीधा भी दिखने। अब ऐसा हो जाए कि नज़दीक आके दिख के क्या फ़ायदा जब ठोक ही दे। तो बेहतर ये है कि दूर हो और उसका सीधा है। अब इंसान चल रहा है पैर ऊपर मुंडी नीचे, तो उसका भी कोई मतलब नहीं। तो इसलिए साइड मिरर में ऐसे चीज़ का यूज होता है जो दूर की वस्तु दिखा दे और सीधा भी दिखा दे। ये दोनों जो गुण हैं वो उत्तल दर्पण में होता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं। वो वस्तु जो छोटा है और सीधा बनाए प्रति उत्तल दर्पण, या ऐसे पूछ देगा साइड मिरर में किसका उपयोग होता है तो उत्तल दर्पण, या ऐसे पूछ दे कि उत्तल दर्पण का क्या यूज है तो साइड मिरर बनाने में। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए। अब 23वां नंबर क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के साइड मिरर में, अब ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अब चिकित्सा क्षेत्र में हम दर्पण का, क्योंकि जैसे आप दांत जाएंगे उखड़वाने, ज़्यादा चॉकलेट खा लेंगे तो दांत तो सड़ ही जाएगा, उसे उखड़वाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप देखेंगे तो डॉक्टर एक सिर पे रखता है दर्पण, जिससे कि बल्ब की सारी ऊर्जा, सारी लाइट को खींच के और एक जगह ला दे, जैसे हम इस फिगर में देख रहे हैं। और उससे क्या होता है, हमारे मुंह में जाके और वो लाइट आए और जिसे वो देख ले। तो क्या लगता है आपको? अवतल दर्पण। बहुत बढ़िया। फिर अगला है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का यूज होता है? अब दाढ़ी बनाने के लिए क्या चाहिए? दाढ़ी में छोटे छोटे बाल हो जाते हैं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाए, और ये गुण होता है अवतल दर्पण का। इसका उल्टा क्या था? उत्तल दर्पण, जो छोटा दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी के साइड मिरर में, साइड मिरर वही एक छोटे किरण को, एक छोटा किरण है इसको फैला दे, तो वो गुण आपको मैंने बताया था पहले जो क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। बहुत सही, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं? मतलब कि दर्पण पे कोई प्रकाश जो आती है, घर में जो आती है वो क्या कहते हैं? द्वार। तो वही है द्वारक। भोजपुर में, शुद्ध भोजपुर में दुआर बोलते हैं, वही है इसका दुआर। अब अगला क्वेश्चन है, वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है। वक्रता केंद्र और ये ध्रुव से जो होकर गुजरेगी उसे हम कहते हैं प्रधान अक्ष, मेन एंट्रेंस। अगला क्वेश्चन है 29, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में एक आपने फॉर्मूला आपके सर ने पढ़ाया होगा, सी, जहाँ वक्रता त्रिज्या बराबर 2f, माने 2 गुना होता है ये कौन? वक्रता केंद्र, तो उसके बीच में होता है फोकस। उसके बाद है अवतल दर्पण, जब वस्तु को अनंत पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे, तभी तो वो एक जगह करेगा, जो हम चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे यूज कर रहे थे। उसके बाद है अवतल दर्पण, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब, जैसे हमने पढ़ा है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। फिर है उत्तल दर्पण में किस प्रतिबिंब प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? अभी जैसे हमने पढ़ा, सीधा और छोटा। उसके बाद सोलर के उपकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल। अवतल क्यों? क्योंकि ये आप उल्टा समझिए, अवतल दर्पण का क्या काम, एक बिंदु को अलग अलग बिखेर देती है। अब मान लो कि सूर्य से अलग अलग किरण आ रही हैं, तो अवतल दर्पण लाएंगे तभी तो एक जगह बिखेरेगी, जिससे कि वो गर्माहट लाएगी, वो ऊर्जा लाएगी, जो पहला क्वेश्चन पढ़े थे,
जिससे कि खाना बन जाएगा। तो वही बोला सोलर कुकर। उसके बाद है किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे ये मान लो कि एक दर्पण है, एक प्रकाश आया यहाँ आया, दूसरा यहाँ पे आ गया, तो जो ये बिंदु मिलेगी ये होता है वास्तविक प्रतिबिंब। एक बनता है, जैसे आप मान लो आगे मिलेगा, जो मिलती हुई प्रतीत होती है वो होता है वास्तविक या काल्पनिक प्रतिबिंब। जैसे किसी बिंदु, अगला क्वेश्चन वही है, किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश की किरणें प्रकाश के बाद बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है। जब मिल गई तो वास्तविक, मिलती हुई मालूम पड़ेगी तो काल्पनिक। उसके बाद है वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। यहाँ पे एक मान के चलो, रट लो, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही होता है। इसका कारण, जैसे ये कोई दर्पण है, अब कौन दर्पण है आप बताओ, आप कमेंट करके। यहाँ से प्रकाश आया और यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, तो आप सोचो कि एक ये इंसान, थोड़ा फिगर गलत बन गया, और दूसरा इंसान यहाँ मुंडी हो जाएगा, पैर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, उल्टा तो बनेगा ही और ये वास्तविक भी। और मान लो किसी का यहाँ ना बन के इसके पीछे बनता है, तो ये मिलती हुई ऐसे प्रतीत होगी, तो वो हो जाएगा काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा, क्योंकि मान लो कि ये ऐसा है, एक फिगर आया यहाँ पे एक बंदे का, जैसे ऐसे मान लो, तो यहाँ पे बना, तो ये क्या होगा, यहाँ पे बनेगा, तो ये काल्पनिक तो होगा, लेकिन एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पे ये सीधा है, ये भी सीधा होगा, तो काल्पनिक हमेशा सीधा रहता है। अगला है उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है, धनात्मक, हमेशा धनात्मक, और अवतल दर्पण का ऋणात्मक, ये हमेशा होता है। जैसे ये दर्पण है, इधर जो भी होगी वो पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो बस। उसके बाद हम अगला जो वीडियो लाऊंगा वो होगा प्रकाश का अपवर्तन। इसमें भी करीब करीब 40 क्वेश्चन होंगे जिसे आपको ध्यान से पढ़ने हैं। देखो, आप 40 नंबर आपको लाना बहुत ज़रूरी है अगर फर्स्ट डिवीजन लाना है तो। इसके बगैर नहीं आ सकता। आप कितना भी सब्जेक्टिव लिख दो, क्योंकि ये एक क्वेश्चन का वेट जो है 1 नंबर के बराबर, सही या गलत। अगर मार दिए तो ना कोई आपसे राइटिंग पूछने जाएगा, ना आपसे पूछने जाएगा कैसे लिखे हो कैसे नहीं, एक सही हो गया तो हो गया। तो ये सबसे ज़रूरी है। ओके, धन्यवाद।